परीक्षा के लिए जितना ही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम है, उतना ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार भी है। आमतौर पे आप जब तैयारी करने प्रारंभ करते हैं तो आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस की तो तैयारी करवाई जाती है, आप लोग सिलेबस उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इंटरव्यू और या साक्षात्कार के लिए किसी भी तरीके से आपको मार्गदर्शन आमतौर पे नहीं मिलता है। तो क्या इंटरव्यू और साक्षात्कार, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू और साक्षात्कार के लिए जब प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई होता है इसके बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, बहुत जगह मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं। तो इंटरव्यू क्या है, कैसे इसको समझें और इसकी तैयारी कब शुरू होती है? यदि आप मेरे से पूछें तो इंटरव्यू की तैयारी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी से भी पहले शुरू हो जाती है। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों की तैयारी एक साथ ही चालू होती है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए आप यदि आपका इंटरव्यू है आने वाले महीने में तो आप 1-2 महीने में इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब ये मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ, मैं किस आधार पे आपको कह रहा हूँ, इसके लिए हमें इंटरव्यू साक्षात्कार का आयोग का सिलेबस है। आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में आयोग ने एक पाठ्यक्रम दिया, आपको एक सिलेबस दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग भी पाठ्यक्रम के बारे में जानते होंगे। तो आज थोड़ा सा चर्चा पर चर्चा होगी कि इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू में होता क्या है, कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं। तो वैसे आमतौर पे एक दबाव की स्थिति तो होती है क्योंकि कैरियर की बात है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचेंगे तो एक दबाव आपको महसूस होगा। कारण यही है क्योंकि आपका पूरा का पूरा कैरियर, आपका भविष्य पूरा दांव पे लगा हुआ है इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। तो आज मैं पाठ्यक्रम पे चर्चा करूंगा, फिर एक पूरी सिलसिलेवार कड़ी प्रारंभ करूंगा क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार चयनित होकर के इंटरव्यू बोर्ड पर जाते हैं और मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं आप लोगों के। अभी बहुत सारे छात्र जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, आज़ाद आईएएस एकेडमी के भी छात्र हैं या फिर अन्य किसी भी संस्थान के हैं, कोई भी छात्र हो, जब इंटरव्यू में पहुंचता है तो उसको मार्गदर्शन जहां से भी मिलता है वहीं से लेने का प्रयास करता है। तो अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने भी 3 इंटरव्यू दिए हैं, तो उनका जो अनुभव रहा है वो मैं आप सभी से साझा भी करूंगा और सिलसिलेवार एक पूरी सीरीज श्रृंखला लेकर आऊँगा कि इंटरव्यू में किस तरीके के प्रश्न हैं जो आम तौर पे पूछे जाते हैं और किस तरीके से। देखो, 2 आधार पे प्रश्न होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं इसमें जो हर बच्चे से आम तौर पे पूछे जाते हैं, दूसरा होता है आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये दोनों को लेकर के आयोग के सिलेबस को पहले समझाऊंगा आज। तो यदि आपको आज आयोग का सिलेबस समझाने में सफल रहा तो आप साक्षात्कार को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे और डे 1 से ही साक्षात्कार की भी तैयारी करना शुरू कर पाएंगे। साक्षात्कार क्या है? आसान भाषा में मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें समझाऊं तो साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या है, कैसे साक्षात्कार होता है आपका। साक्षात्कार, इंटरव्यू है ना, आमतौर पे इसको देखें इंटरव्यू, आपके अंदर झांकने की बात है यहाँ पे, है ना। आमतौर पे अब देखिए प्रीलिम्स एग्जाम है जहाँ पर एक भीड़ को ख़त्म कर दिया जाता है, एक रेस को ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत सेलेक्टेड लोगों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है। मुख्य परीक्षा में आपके ज्ञान का पूरा जो आपका ज्ञान है, जिसमें लिखित परीक्षा में आपका ज्ञान, आपका पेशेंस, आपके अंदर की बहुत सारे स्किल्स को वहाँ पर चेक कर लिया जाता है। नॉलेज आपकी पूरी चेक हो जाती है मेंस में। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी की पहचान करता है बोर्ड। तो है क्या, आमतौर पे जब आप साक्षात्कार देंगे तो मेरे हिसाब से, यदि मेरे दृष्टिकोण से समझे तो साक्षात्कार कुछ नहीं, एक स्वाभाविक वार्तालाप है। क्या है? एक स्वाभाविक वार्तालाप है। स्वाभाविक, जैसे अभी मैं आपसे कर रहा हूं वार्तालाप, है ना, एक स्वाभाविक वार्तालाप है। 4 से 5 लोगों का बोर्ड होता है। आमतौर पे बोर्ड पे 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होता है बोर्ड का और 4 सदस्य और होते हैं, है ना। सेंटर में आपको चेयरमैन महोदय मिल जाएंगे और जो है 4 सदस्य और रहते हैं। तो 5 लोग बनाम आप, 5 पर्सन हैं और बनाम आप स्वयं अभ्यर्थी के तौर पे यदि आप चयनित हुए हैं तो एक न एक दिन तो आपको ज़रूर साक्षात्कार का सामना पड़ेगा। जब आप प्री और मेंस क्वालिफाई करेंगे, आमतौर पे हमारी सोच ये होती है कि जब पीटी क्वालिफाई हो, मेंस क्वालिफाई हो, फिर साक्षात्कार के बारे में सोचें। ये धारणा गलत है, इस धारणा से आपका भला नहीं हो पाएगा। और मैं आप सभी को यही कहूँगा कि डे 1 से ही इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ करना चाहिए।
आज से ही। जब तक आप आज से नहीं, क्योंकि अभ्यास की चीज़ है, ये आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बना, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और नॉलेज वगैरह का टेस्ट होता ही नहीं है। इंटरव्यू है क्या, यही चीज़ मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। तो एक स्वाभाविक वार्तालाप है जिसमें 5 लोग बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं, बोर्ड के सदस्य हैं और साथ में आप बैठे हुए हैं। आप दोनों के बीच में एक स्वाभाविक वार्तालाप है, जैसा कि आमतौर पर होता है, घर पे होता है, समाज पे होता है, कहीं भी जाके कहीं पर भी आप एक स्वाभाविक वार्तालाप करते हैं। यही साक्षात्कार है, बस आसान भाषा में देखें। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। इस वार्तालाप का ऐसा नहीं कि बिना उद्देश्य के बुला लिया गया आपको, कोई ना कोई तो पर्पज होगा, बिना पर्पज के तो है नहीं। और पर्पज एक ही है, जिस परीक्षा के लिए, जिस पद के लिए आपको चयनित किया जाएगा, क्या आप उस पद के योग्य हैं या नहीं है। तो आसान भाषा में इसका उद्देश्य क्या है, स्वाभाविक वार्तालाप का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है लोक सेवा के लिए आप फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, बस ये समझने का प्रयास किया जाएगा इस पूरे के पूरे वार्तालाप में कि उम्मीदवार लोक सेवा, है ना, लोक सेवा, पब्लिक सर्विस, जिसके अंदर महत्वपूर्ण पद हैं, उसमें जो उम्मीदवार है उसका व्यक्तित्व लोक सेवा के दृष्टिकोण से सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। और इसमें किसी भी तरीके से आपके ज्ञान की परख नहीं होती, आपके नॉलेज की परख इंटरव्यू में नहीं होती। हाँ, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिससे आपका व्यक्तित्व झलक जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कई बार आपको लगता है, मैं आपको बहुत इसको क्लियर कर दूं एक उदाहरण दे करके। कई बार होता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है और स्वाभाविक है आप उसका प्रश्न का उत्तर देंगे, जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर देंगे, सहजता से देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लगातार क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा होता। हो सकता है आपका दायरा वो ना हो सकता है वो चीज़ आप पढ़ के ना आए हो सकता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कहीं और से पूछ लिया गया हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो प्रश्न आपकी पकड़ से बाहर हो, आप उस प्रश्न के बारे में अच्छी पकड़ ना रखते हो, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसे बात नहीं है। तो अब जब आप उस प्रश्न के बारे में नहीं जानते, करंट के भी कई सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं कि रह जाते हैं हमसे, तो आप आसानी से वहाँ पे, अब जब कोई चीज़ आपको नहीं आती तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि बहुत सारी एक पर्सनालिटी ऐसी होती है कि चीज़ें नहीं भी आती, इसके बावजूद भी वो प्रयास करता है कि भाई कुछ भी बोलना है। ये गलत है। यदि आपको नहीं आता तो गलत जानकारी देने से बेहतर क्या है, आप स्वीकार कर लें कि आपको नहीं आता। तो कई बार पर्सनालिटी ऐसी होती है, जैसे आप, अब ये हर अभ्यर्थी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा गया और पूछने के बाद आप वो प्रश्न नहीं बता पाए, अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका गिर भी सकता है। यही सब चीज़ चेक करना है, आपका आत्मविश्वास गिर भी सकता है। यदि वहीं पर कॉन्फिडेंट होकर आप अगले प्रश्न में चले जाएं, अगला प्रश्न फिर पूछा जाएगा, आपने बोला सॉरी सर, यदि मान लो कोई प्रश्न नहीं आ रहा, सॉरी सर कह के आप आगे बढ़ गए कि भाई आपको नहीं समझ में आता, आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं। अगला प्रश्न पूछेंगे, फिर नहीं आपको आया, फिर आत्मविश्वास और गिरा। आमतौर पे यही होता है कि जब कोई चीज़ हमें नहीं आती तो, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हमारे मेंटालिटी यही बनी हुई है कि हर गेंद में 6 मारना है। आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब हर बात हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये संभव ही नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति आकर के क्लेम कर दे कि हर चीज़ मुझे आती है, ये बहुत असंभव बात है। तो आप बहुत आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंट होकर बता सकते हैं कि आपके दायरे की चीज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। और कई बार होता है अभ्यर्थी से नया क्वेश्चन आयोग के द्वारा, आयोग के सदस्यों के द्वारा, बोर्ड के सदस्यों के द्वारा पूछा जाता है, लेकिन बच्चा पहले ही क्वेश्चन में बैठा होता है, उसको लग रहा होता है अरे ये मुझसे कैसे गलत हो गया, ये मेरे दायरे का है सब कुछ। और कई बार तो जो आपका वैकल्पिक विषय होता है उस पर बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं आप। तो बहुत छोटी छोटी, यहाँ पे ये नहीं आप 18 के 18 क्वेश्चन गलत बताइए, नहीं आता आपको, सॉरी सर कह के आगे बढ़ जाइए। लेकिन आपका आत्मविश्वास उसी रूप पे झलकते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी चयन होगा। ऐसे भी उदाहरण पढ़े, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना जरूरी है कि ये कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू में कोई आपके ज्ञान और ये सब मुख्य परीक्षा हो चुकी है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तौर पे पूरा का पूरा आयोग करता क्या है, ये प्री मेंस इंटरव्यू एक षड्यंत्र ही तो है, उन लोगों को चयनित करने का जो इस परीक्षा के इन पदों के योग्य है, और कुछ नहीं है। बस इसी के लिए पूरी प्रक्रिया एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत मात्र खेल कितना होता है, जितनी वैकेंसी होती है उतने ही लोग चाहिए होते हैं, लाखों के संख्या में जो है आवेदन मंगवाए जाते हैं, फिर पूरा प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सिर्फ वो 600 लोगों को चयनित करने का पूरा जो है एक षड्यंत्र रचा जाता है कि 600 लोगों कौन है,
जितनी वैकेंसी है। तो चलिए पहले एक बार मैं आपको साक्षात्कार का सिलेबस बताता हूँ कि आयोग आपसे क्या नीड करता है, क्या डिमांड है, क्या गेम के रूल है ना, क्या चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या चाहता है कि जो उम्मीदवार है वो लोक सेवा के अनुसार उसका व्यक्तित्व है कि नहीं, तो कैसा व्यक्तित्व मांगता है आयोग आपसे कि ये व्यक्तित्व आपका होगा तो वो आपको चयनित कर लेगा। तो कैसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए, इस विषय पर सबसे पहला आपका काम होना चाहिए सिलेबस को समझना। तो मैं आज आपको चर्चा करता हूं सिलेबस के बारे में। बहुत आसानी से आपको यदि सिलेबस समझ में आ गया तो शायद आप आज से ही प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, तैयारी करना चालू कर देंगे, समझना चालू कर देंगे और इंटरव्यू के लिए आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने एक सिलेबस है, ये यूपीएससी का साक्षात्कार का है और आमतौर पे ये बातें आपको सभी जगह पे लागू होती हैं, हर जगह पे, है ना। यहाँ पे कुछ बिंदु हैं जो मैंने इंगित किए हैं और मैं तो कहता हूँ कि जब आप सोते हैं तो ये सिलेबस आपके सिरहाने के ऊपर फ्रंट में लगा आपको दिखना चाहिए। आप जहाँ पे शीशे में चेहरा देखते हैं ये सिलेबस लगा होना चाहिए। ये आपकी पूरी प्रस्तावना होनी चाहिए जीवन का, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ऐसा बनना है। ये साक्षात्कार का सिलेबस है, साक्षात्कार परीक्षण का सिलेबस है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आयोग आपसे क्या डिमांड करता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पहले आम बातें बताई गई कि आपका साक्षात्कार होगा कैसे। इसमें बताया गया कि उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा लिया जाएगा और आमतौर पे 5 सदस्यीय बोर्ड होता है। आमतौर पे आप देखेंगे तो 5 सदस्यीय बोर्ड होता है। साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय वृत्त का अभिलेख होगा, है ना। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर सारी चीज़ें अभिलेख होगा, उनसे सामान्य रुचि की बातों में प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य रुचि की बातें, अब ये सब एक एक की पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आने वाली पूरी श्रृंखला में। पूरी श्रृंखला लेकर के आऊंगा कि सामान्य रुचि में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और आगे के जो पूरे की पॉइंट हैं इनमें से आपको क्या क्या करना चाहिए अभी से, तभी आपको चीज़ें हो पाएंगे। तो सामान्य रुचि में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पहली बात, आप अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते। बोलते हैं ना, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने बारे में जानते हैं, फिर जिस पद के लिए आप आए हैं क्या उस पद के बारे में जानते हैं कि आप किस लिए चयनित हो। कई बार होता है ना क्वेश्चन, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। इस पे कोई एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, है ना, कि हर बच्चे का अपना अपना तरीका हो सकता है, अपना अपना जो एम हो सकता है। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, मतलब क्या रीजन है कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए जाना चाहते हैं। आप पीसीएस, आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं। तो आपको आपके एग्जाम के पीछे आपका गोल क्या है, आपका क्यों आप इस काम के लिए आना चाहते हैं, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर पाए। बहुत सामान्य रुचि के, आपकी हॉबी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आप में वीकनेस क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। तो पहला मुद्दा तो ये होता है कि अपना इंट्रो आपको पता होना चाहिए, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। बात ये नहीं है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुद्दा है कि जो ग्रेजुएट जिन सब्जेक्ट से हुआ उसमें मेरी कितनी पकड़ है। तो वो ईमानदारी, ये सब चीज़ें आपके पूरे के पूरे साक्षात्कार से निकल के आती है। जैसे अभी इस समय आयोग में प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, बच्चे लगातार इस समय क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। एक कल ग्रुप में चल रहा था, डिस्कशन ही चल रहा था कि इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस की बताऊं, यूपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भ्रष्ट आयोग कौन कौन से हैं। माफ़ करिएगा, भ्रष्ट विभाग कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भ्रष्ट विभाग कौन कौन से हैं। अब बच्चे तो आप तुरंत बता देंगे। यदि ये बात आपके दिमाग में आएगी तो आपको लगा अच्छा भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो ऐसे तो पूरे आपके टिप्स में है कि भैया ये भ्रष्ट विभाग है, पुलिस विभाग भ्रष्ट है, या फिर स्वास्थ्य विभाग भ्रष्ट है ना। या तो अब यदि ये मेंटालिटी आप रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आप पूरा कोलैप्स कर जाएंगे। क्योंकि आप खुद देखेंगे किसी भी विभाग में सब भ्रष्ट नहीं हो जाए, सब भ्रष्ट हो जाएंगे तो पूरा तंत्र ही विफल हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस तंत्र का अहम हिस्सा है। तो सब कभी नहीं होते, चंद 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50 लोग ऐसे होते हैं जो उस तंत्र में कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं। कुछ लोग के कारण से पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे के पूरे विभाग को आप भ्रष्ट नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको उत्तर देना है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, जैसे अभी कोविड को लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बड़ी संख्या में, समसामयिक सिनेरियो पे पूछा जाता है। जैसे कि मैंने जब दिया था 2016 में, तो कुंभ मेला को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि उस समय कुंभ मेला था, है ना। और भी पूछ लेंगे बहुत सारे, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसका जो सिंबल है वो शेर क्यों रखा गया है, क्या कारण है कि शेर रखा गया है।
इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, मैं कभी आपको साझा करूंगा जो मैंने भी दिया तो मुझसे क्या प्रश्न पूछे गए, तो उनका उत्तर देना बहुत स्वाभाविक होता है। ऐसा नहीं होता उत्तर आप बहुत जटिल बना दें, कुछ भी जटिल नहीं होता, बहुत आसानी से। आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, आप SDM क्यों बनना चाहते हैं, ये क्यों का उत्तर भी आपके पास होना चाहिए। WH क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, WH क्वेश्चन मार्क, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। इनको आने वाली श्रृंखला में एक एक करके मैं बताऊंगा, और आप लोग भी कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो मैं उसके भी उत्तर दूंगा आप लोगों को। बहुत ईजी है, मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा, हो सकता है वो डिफरेंट हो। मैंने जैसे कि बताया साक्षात्कार में एक प्रश्न का उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्वेश्चन आपका है तो वो क्वेश्चन है ना। फिलॉसफी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उनसे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो एक चीज़ और बता दूं, आयोग में थोड़ा सा जब आप बैठते हैं वैसे पता नहीं होता कि कौन आपका इंटरव्यू लेगा, कुछ भी लेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको चेक ही किया जाता है, जैसे कि सेकुलर आप हैं कि नहीं है, आप धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं कि नहीं। संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं कि आप प्रो गवर्नमेंट होने चाहिए, आप चूंकि सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सरकार के दृष्टिकोण से, नजरिए से जुड़ाव रखने चाहिए, है ना। आप सेकुलर हैं कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। सेकुलर होना चाहिए, आप धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए आपकी छवि, है ना। आप डेमोक्रेटिक होने चाहिए, आपके जितने भी सॉल्यूशन निकलने चाहिए, जो भी प्रश्न पूछें और जो भी उनका उत्तर निकले, वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वो सॉल्यूशन लोकतांत्रिक होना चाहिए, है ना। लोकतांत्रिक माध्यम से समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। और लोकतांत्रिक माध्यम क्या है, वार्तालाप का माध्यम है ना। कोई भी समस्या का समाधान करना, आइए बैठते हैं और बैठ करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों को आपको अभी से ही डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, आप करप्ट तो नहीं है कि प्रशासन में आकर आप भ्रष्टाचार के साथ संलिप्त हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बिंदुवार बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप अभी देखेंगे तो क्रम से आपको समझ में आ जाएगा कि आयोग आपसे चाहता क्या। सबसे पहली चीज, आपको सामान्य रुचि यानी कि अपने बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और भी जो है एक लिस्ट में पूरी बना के दूंगा कि सामान्य रुचि में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, आगे चल के चर्चा करूंगा। तो सामान्य रुचि की बातों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न सब सामान्य रुचि के हैं जो आगे दिए गए हैं, ठीक। यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षक, इसका मतलब यह है कि जो बोर्ड में बैठे हुए मेंबर ये अपने आप में एबल हैं, योग्य हैं, निष्पक्ष हैं, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं है उनको। सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का यह बोर्ड ये जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं, यानी आपकी पर्सनालिटी है उस योग्य, एबिलिटी है आपकी कि आपको प्रशासन में सक्रिय सहभागिता के लिए चयनित किया जाए, अन्यथा नहीं, है ना। इसके अलावा यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के लिए के अभिप्राय से की जाती है, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, क्योंकि प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। मानसिक तौर पे एक प्रशासक को बहुत मजबूत होना पड़ता है, ऐसी चुनौती आती रहती समय समय पर, है ना। देखो प्रशासन में जाने के बाद आपका परिवार भी आपके साथ रहेगा, आपकी व्यक्तिगत जीवन भी होगा, आपका व्यक्तिगत जीवन, लेकिन जो प्रशासन की चुनौतियां हैं आए दिन जब आप उनसे रूबरू होंगे तो आप मानसिक तौर पर कितना मजबूत होते हैं इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा भी मानसिक तौर पर मजबूत नहीं हो पाए तो ऐसी स्थिति में आप प्रशासन में या तो करप्ट हो जाएंगे या प्रशासन के ढुलमुल रवैये से जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में इसका भी प्रयास किया जाता है और विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपको उलझाकर आपके मानसिक क्षमता को जांचने का प्रयास किया जाता है। तो ये आयोग के, तो आपकी मेंटल, ये आपके बहुत जरूरी है कि आप जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो एक प्रश्न यही हो सकता है कि आप यदि SDM हैं, आप यदि DM है किसी जिले के, तो कोविड को लेकर आपकी क्या सोच हो सकती है, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे, कैसे आप इसको कर। तो जब भी कोई विपदा आती है उस विपदा को, कहीं पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र पर दी आपकी प्रतिनियुक्ति है, आप वहां पर ड्यूटी पे है, तो आपके वहां पर क्या रिएक्शन होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी दी जा सकते हैं जिन सिचुएशन में बैठ करके आपको आपकी मानसिक क्षमता को समझने का प्रयास आयोग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आपके अंदर मेंटल, ये बहुत जरूरी है कि मेंटल एबिलिटी आपकी कितनी है, इसको जानने का प्रयास आयोग करेगा, ठीक। इसके बाद मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल बौद्धिक गुणों को अपितु सामाजिक लक्षण और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि, चूंकि देखिए इसका नाम ही है, इसका नाम क्या है, पब्लिक सर्विस, लोक सेवा।
आप समाज के लिए जा रहे हो, सिविल सर्विसेज नाम है इसका। तो सिविल सर्विसेज चूंकि नागरिकों के लिए पूरी सेवा है, भारत में जनता जो है उसी के लिए पूरा बनाया गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आप पढ़े लिखे तो हो, इंटेलिजेंट तो हो। इंटेलिजेंट होना तो ठीक है, वो अलग बात है कि बौद्धिक गुण आपके अंदर हैं, लेकिन आप कितना सामाजिक गुणों और सामाजिक घटनाओं में रुचि लेते हैं इसका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक एज सोशल पर्सन भी होने चाहिए, समाज की समस्याओं से सरोकार होना चाहिए आपका, और उन समस्याओं के निदान के लिए आपके अंदर क्या थॉट प्रोसेस है इसको भी समझने का प्रयास आयोग करता है। तो सामाजिक लक्षण और सामाजिक घटनाओं में आपकी रुचि का मूल्यांकन करना है ना, एक ये। इसके बाद जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे की पॉइंट है, इन की पॉइंट को आप लिख भी सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं। ये भी की पॉइंट ही है जो मैंने अभी आपसे चर्चा की। पहला की पॉइंट था सामान्य रुचि के प्रश्न, दूसरा था आपका पर्सनालिटी, तीसरा था मानसिक क्षमता, चौथा था सामाजिक लक्षण, सामाजिक घटनाएं, बौद्धिक गुण। इन सब चीजों को आपको विकसित करना पड़ेगा, बिना इनके आपका काम नहीं हो पाएगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है जब ये चीजें आपके अंदर आ पाती हैं। अगला नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, मानसिक सतर्कता, अलर्टनेस, आप कितना अलर्ट व्यक्ति हैं, कितना अलर्टनेस है आपके अंदर। आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, किसी विषय वस्तु के पक्ष और विपक्ष को समझना, है ना। किसी के ऐसा नहीं है, आमतौर पे आप होते हैं ना कि एक ही मुद्दे को लेकर के आप एक्सट्रीम होने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं यही सही है ये गलत है। तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना आपको कलरफुल रहना है, आपको दोनों पक्षों को समझ करके संतुलन के स्थापित करना है। आप एक्सट्रीम किसी एक ही बात पे न पहुंच जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपके अंदर आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति होनी चाहिए, आप स्पष्ट होने चाहिए, अपनी विषय वस्तु को लेकर स्पष्ट होने चाहिए, आप तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए आप बात किसी भी उस पर, आप ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप जो भी बात करें फैक्ट पे बात करें, आपकी बात तर्क संगत होनी चाहिए, उस पर आपका जो है ऐसा नहीं चाहिए कि हवाई बातें करनी, ये नहीं, हर चीज के पीछे आपका एक पूरा का पूरा रीजन होना चाहिए। तो तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, जब आप डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, आप कैसे निर्णय लेते हैं, निर्णय ऐसा तो नहीं कि एक पक्षी है, निर्णय ऐसा होना चाहिए जिस निर्णय से, क्योंकि जब आप जाओगे प्रशासन में तो नीचे एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो आपके साथ काम करेगी और उसके टीम को लीड करोगे, और लीड करने की स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप वहां पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका चेहरा देख रहे होते हैं, आपकी एक हाँ और एक ना में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और विभिन्न समस्याएं, जिन समस्याओं में आपको बहुत जल्दी क्विकली आपको डिसीजन लेना होता है, इतना टाइम नहीं होता है, तो आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो संतुलित निर्णय लेने की शक्ति कैसी है आपकी, ऐसे सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे जुड़े हुए सब प्रश्न होते हैं, और जब इन प्रश्नों का उत्तर आपसे मांगा जाएगा उससे ही पता चल जाएगा कि आप क्या हो। रुचि की विविधता, ऐसा नहीं है कि जैसे आमतौर पे बस पढ़ाई 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 बस इसी में आपका जीवन है, ऐसा थोड़ा ना है। आप जाओगे 500 डिपार्टमेंट है प्रशासन में काम करने के लिए, तो ऐसे तो आप फिर किसी काम के नहीं रह गए। इसीलिए कहते हैं आपकी हॉबी होनी चाहिए और उन हॉबी को आपको डेवलप करना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। जब आप पढ़ ना रहे हो तब आप कोई एक ऐसा काम या कुछ ऐसे 2-3-4 काम आपके अंदर होने चाहिए। तो आपकी रुचि, आपकी हॉबी, ये बहुत जरूरी है। रुचि की विविधता होनी चाहिए, गहराई, चीजों को बहुत उथले लेवल पर आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए, चीजों की गहराई तक, गहराई तक पहुंचने की आपकी एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लीड करना है जा करके। समझिए परीक्षा के अनुरूप ही पूरा का पूरा आपसे जानकारी, क्योंकि वहां पे एज आप कोई चपरासी थोड़ा ना नियुक्त हो रहा है, आप टॉप में बैठने वाले अधिकारियों में से एक होंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी कैसी आपकी होगी। सामाजिक संगठन की योग्यता, कैसे आप अपना पूरा का पूरा संगठन, जो आपके नीचे पूरा का पूरा ढांचा होगा या आपके ऊपर है, उसका हिस्सा कैसे बने रहेंगे और कैसे सबको बनाए रखेंगे, है ना। तो एक लीडरशिप क्वालिटी, सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी, यानी आपके इथिक्स, ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट है कि नहीं है, आप पारदर्शी है कि नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना और इनको विकसित करना है। अलर्टनेस कितनी है आपकी, मेंटल अलर्टनेस, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट है आप, तर्क संगत है, बहुत उलझे हुए तो नहीं है, संतुलित निर्णय करने की शक्ति आप में है, रुचि में विविधता है, गहराई, नेतृत्व है, सामाजिक संगठन की योग्यता है, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी है। ये सब बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, यदि आप इनको नहीं समझे तो काम नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं।
साक्षात्कार में क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आप नहीं बता पाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यह चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि प्रति परीक्षण की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो नहीं आने के बाद सीधा सीधा आयोग आगे बढ़ जाता है। आपने बोला सॉरी सर, आयोग आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वो पता चल जाता है। वो सिर्फ आपसे बहुत मतलब स्वाभाविक वार्तालाप, जब आप आयोग में जाएंगे ना, या जो लोग जा चुके हैं, बहुत इजीली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो पैनिक आप खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा वही एबिलिटी की बात है। यदि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे चीज़ों को लेकर के, लोगों से बात करने को लेकर आपके अंदर झिझक है या किस तरीके से, वो सब चीज़ें आपको पता है ना कि जब आप एज अ डीएम जाओगे तो कितने लोगों से आपको मिलना पड़ेगा प्रतिदिन के स्तर पे। तो इंटरव्यू बोर्ड पे कोई ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर कोई दबाव प्रेस, कुछ नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर देना है। हो सकता है आपको आ रहा हो, नहीं आ रहा नहीं कह के आगे निकल जाना, आ रहा है बताना है। उतने में आयोग समझ जाएगा कि आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, आपका नॉलेज कितना है। नॉलेज तो आपका मेंस एग्जाम में देख ही लिया गया है। तो साक्षात्कार में प्रति परीक्षण या क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब होता है जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, पुलिस ये सब काम करती है, ये चीज़ें यहाँ नहीं होती है, ये कोई जांच नहीं चल रही है। यहाँ तो बस एक नॉर्मल आपसे एक डिस्कशन हुआ। जैसे मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, मिलने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट बात करते हैं, स्वाभाविक वार्तालाप करते हैं, हालचाल पूछते हैं, कहाँ से हो, कैसे हो। थोड़ी देर बाद आप एक डिसीजन में पहुँच जाते हो कि आदमी सही है नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पहली बार आपको मिलेंगे तो आप डिसीजन, अरे बहुत अच्छा आदमी है, फिर कहेंगे अरे बेकार है, बहुत बातें करता है। तो वो डिसीजन में आयोग भी पहुंच जाएगा। वहाँ तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने आप में योग्यता रखते हैं, कितना अनुभव है उनको इन सब चीज़ों का, तो बोर्ड का पैनल बहुत अनुभवी होता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा और विशेष प्रयोजन से किया जाता है, ठीक। और विशेष दिशा और विशेष प्रयोजन यही है कि आपके अंदर प्रशासनिक गुण है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांचने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, स्पष्ट लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, साक्षात्कार परीक्षण में उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान को जांचने के प्रयोजन से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी जांच लिखित परीक्षा के प्रश्नों से पहले ही हो जाती है। लिखित है, आप मेंस क्वालिफाई होके आए भाई, आपने लगातार 6 दिन 2 प्रश्न पत्रों को, है ना, 6 घंटे बैठ करके आपने आंसर राइटिंग सब कुछ लिखा है, और आपकी उस कॉपी पे सब आपका ज्ञान लिखा हुआ है, पता है उनको कि आप कितने योग्य व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका जो है उम्मीदवार का कोई नॉलेज है, ये इसका टेस्ट है ही नहीं इंटरव्यू। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वो ना केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में ही पारंगत हों। जैसे कि आमतौर पे होता है ना कि आपने कहा कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने ग्रेजुएट में BA में इतिहास लिया था, मास्टर किया है, मैंने PhD किया। आपकी एक एजुकेशन होगी, सबकी एक एजुकेशन हिस्ट्री होती है। तो आपने जो कुछ भी किया है उसमें आपकी पकड़ कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कर ही लिया बस, ये बहुत जरूरी है। जो आप शैक्षणिक विषयों पर आपकी पारंगत होना बहुत जरूरी है, यही ईमानदारी है ना। शैक्षणिक विशेष विषयों में पारंगत हो, बल्कि अब देखो ये जो आगे की बात लिखी है पूरी करंट अफेयर्स पे लिखी हुई है, यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि आयोग आपसे क्या पूछेगा। ये हो गया ट्रेडिशनल, जो आप अभी तक आपने किया है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में किया है उससे जुड़े हुए प्रश्न। आगे बात कर रहा है जो उनके चारों ओर घटनाएं घट रही हैं। आपको आंख बंद करके नहीं रहना, गांधी जी का बंदर बन के नहीं रखना कि बुरा मत देखो, है ना, ऐसा नहीं रहना है। आपको क्या करना है, अपने चारों ओर की घटनाओं पर ताक झांक रखनी है। करंट अफेयर, समसामयिक घटनाक्रम, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए आपको, है ना। उनके चारों ओर अपने राज्य में क्या घट रहा है, अपने देश के भीतर क्या घट रहा है, देश के बाहर क्या घट रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर क्या घट रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तथा आधुनिक विचारधारा और नई नई खोजों में भी रुचि होनी चाहिए आपकी। जो वर्तमान में नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, नए नए तरीके की इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए तरीके की पद्धतियां जन्म ले रही हैं, इस पर भी आपकी रुचि होनी बहुत जरूरी है। आयोग ये आपसे आशा करता है। तो चारों ओर अपने राज्य, देश के भीतर बाहर रह रही तथा आधुनिक विचारधारा और नई नई खोजों में रुचि ले किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका जो है आयोग का पाठ्यक्रम है।
आयोग आपसे ये चाहता है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कह सकता हूँ आपकी तैयारी की प्रस्तावना है, ये है आपकी प्रेम्बल। इसे आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना चाहिए और इसे आपको पूरा पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, इंटरव्यू की तैयारी डे 1 से चालू होती है। यदि आप चाहें तो अपनी आज से ही अपनी हैबिट्स पे, अपने काम करने के तरीक़ों में एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें कि जैसे ही मेंस क्वालिफाई होगा फिर इंटरव्यू के लिए लगेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आदतें 1, 2, 3, 4 दिन में नहीं बदली जाती हैं। आपको अपनी हॉबी पे काम करना होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना होगा। पर्सनालिटी एक दिन की उपज नहीं है। व्यक्तित्व है क्या? व्यक्तित्व कुछ नहीं है, व्यक्तित्व एक मेमोरी है। व्यक्तित्व कुछ नहीं, एक मेमोरी है जो शरीर में बैठी हुई है। शरीर की हर एक कोशिका में बहुत मेमोरी है, हर चीज़। हाथ को पता है उसका काम क्या है, क्यों? उसको पता, उसकी एक मेमोरी है ना। हाथ की एक मेमोरी है, पैर की एक मेमोरी है, खाने पीने की सबकी एक मेमोरी है। सबको पता है उनको क्या काम करना है। शरीर के हर अंग को पता है उसको क्या काम करना है, और दूसरे के काम पे इंटरफेयर नहीं करता है ना। आप हाथों से तो नहीं चलते ना, पैरों से ही चलते ना, क्योंकि पैरों को पता है कि मुझे चलने के लिए बनाया गया है। हाथों को पता है मेरा काम क्या है ना। पैरों से लिखते नहीं हो ना, तो ये एक याददाश्त है। शरीर कुछ नहीं, एक याददाश्त है। आपको अपनी याददाश्त जो आपकी बनी हुई है अभी, सोने की, जगने की, उठने की, खाने की, पीने की, बात करने की, या अपने आसपास जो आप देखते हैं, वो याददाश्त पे ही बदलाव करना ही आदत कहलाती है और कुछ नहीं है। तो आपको शारीरिक याददाश्त पे बदलाव करना है। हर एक कोशिका एक याददाश्त के साथ जुड़ी हुई है। तो बच्चों, मैं आप सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी में जो बिंदु मैंने आपको बताई है, आज से आप शुरू करिए। अब एक प्रॉपर श्रृंखला मैं प्रारंभ करूंगा। ये आप लोगों के कमेंट्स पे बहुत निर्भर करेगा, आप लोग की उस पर, कि आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे, किस तरीके से मैं इसको किस डायरेक्शन में लेके जाऊं। और मैं आप सभी को एक एक विषय पर बिंदुवार, और करंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब कभी भी इंटरव्यू होगा तो मैं आपके लिए सक्रिय हो जाऊंगा। और इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर क्या हो सकता है। पहले तो कुछ संभावित प्रश्न, जैसे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए, अपना परिचय कैसे दें आयोग के सामने, इसको लेकर के आपको एक गाइड करना, डायरेक्टर। मैं सिर्फ एक डायरेक्टर की भूमिका में डायरेक्शन देना है मुझे, और कुछ नहीं करना। हो सकता है आप मुझसे बेहतर ही कर सकते हो, ये भी बात तय है, आप मुझसे बेहतर भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा आपको बिंदुवार। और इसके बाद जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे पदों को लेकर डिफरेंस पूछा जाता है। एसडीएम के पद, इसकी पावर क्या होती है, आईएएस का पद और इसकी पावर क्या होती है। तो ये जो इंटरव्यू के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनका उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा, और आप लोग निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे इससे। तो ये आपका आज पहला सेशन था, इंटरव्यू का पहला सेशन था, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि पहले मैं आप सभी को समझा सकूं कि आयोग की डिमांड क्या है, आपको आयोग कैसा चाहता है। यदि आप ऐसे हैं तो आप साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं, मैंने बताया ना, स्वाभाविक वार्तालाप है। जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं ना, बस यही है और कुछ नहीं है। जैसे आप नॉर्मली बातचीत करते हैं, बस मुद्दा भय इस चीज़ का है क्योंकि आपका इंटरव्यू है, आपके कैरियर का सवाल है, आपके जीवन का सवाल है। इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह वैसे लेना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत लाइटली, सामान्य जैसे आप रहते हैं। बहुत ट्रू पर्सनालिटी होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, वो सब दिख जाता है। यदि आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति होंगे तो पकड़ जाएंगे कहीं ना कहीं पे। यदि आप ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं पे आपको कोई छू नहीं सकता, आपका इजीली हो जाएगा। यदि आप इरिटेट होने वाले व्यक्ति होंगे तो आपके इंटरव्यू में दिख जाएगा कि आप इरिटेट होने वाले, किसी ना किसी क्वेश्चन में आप इरिटेट हो ही जाएंगे। ईगो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट हैं, बस ये कि अपनी बात दृढ़ता से रखने की आदत, एक लीडरशिप क्वालिटी है ना, आपके डिसीजन मेकिंग, आपको ये सब चीज़ें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। और विनम्रता बहुत ज़रूरी है, विनम्र होना चाहिए आपको, विनम्रता बहुत ज़रूरी है, ये बहुत पहली शर्त है ना। तो ये रहा इंटरव्यू का पहला सेशन। आप लोग मुझे बताइएगा कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं, और इसके बाद फिर मैं आगे पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा, इसलिए आप लोग इस पर मुझे कमेंट के माध्यम से आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, चाहिए।